क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो मिला, यह भी सही वह भी सही। लेकिन सच यह है कि मामला यह भी सही वह भी सही वाला नहीं है। सच यह है कि 24 की आंच इतनी जल्दी तो ठंडी नहीं होने वाली। बीजेपी भले 63 सीटों के नुकसान के साथ सरकार बना चुकी हो, लेकिन संघ अपने तरीके से 4 बड़े राज्यों में हार की वजह का विश्लेषण करेगा, ये तय है। तो क्या इसी सिलसिले में गोरखपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत से सीएम योगी की मुलाकात होने वाली है? तो 63 सीटें जो बीजेपी के हाथ से इस बार चुनावों में फिसली, उसमें से 59 सीटें तो इन 4 राज्यों से निकली। उत्तर प्रदेश में 29 सीटों का नुकसान हुआ, महाराष्ट्र में 14, पश्चिम बंगाल में 6 और राजस्थान में 10 सीटें बीजेपी के हाथ से फिसल गईं। इनमें से 3 राज्यों में तो बीजेपी या एनडीए गठबंधन की सरकार है। परिणामों के आने के करीब 1 हफ्ते बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में 24 के चुनावों पर चुप्पी तोड़ी तो कई गंभीर प्रश्नों की प्रतिध्वनियां गूंजी। वाक्य भले नसीहतों जैसे दिखते हों, लेकिन भावार्थ गहरे और अदृश्य लक्ष्यों की ओर सधे माने गए। तो मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। मर्यादा, अहंकार, झूठ, विरोधी नहीं प्रतिपक्ष, सेवक जैसी शब्दावलियां अपने शब्दार्थों से आगे गहरे भावार्थों पर कसी थी। तो क्या संघ 4 राज्यों में बीजेपी को मिले झटके के बाद एक्टिव हो चुका है? चुनाव बीत गए, परिणाम आ गए और देश की बागडोर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में आ गई। लेकिन बीजेपी को हल्का झटका भी लगा, जो उसके लिए एक अलर्ट कॉल की तरीके था। बीजेपी के उन गढ़ों का दरकना जहां पर भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें आने की उम्मीद कर बैठी थी। अब इसी बात को लेकर संघ एक बार फिर एक्टिव मोड में आ चुका है। यूपी में अगर 29 सीटों की चोट बीजेपी को लगी, तो इसमें एक बड़ा हिस्सा पूर्वांचल का रहा। पूर्वांचल की 27 सीटों में से पिछले चुनाव में बीजेपी ने 18 और उसकी सहयोगी अपना दल एस ने 2 सीटें जीती थीं। यानी पूर्वांचल की 27 सीटों में से 20 सीटें एनडीए के हिस्से में आई थीं, जबकि इस बार इलाके में बीजेपी को सिर्फ 10 सीटें ही मिली हैं। वैसे अगर देखें तो यूपी में करारी हार की एक बड़ी वजह उम्मीदवारों का चयन भी रहा है। कई प्रत्याशियों का रिपोर्ट कार्ड खराब होने के बावजूद उन्हें फिर से टिकट देकर मैदान में उतारा गया। सिर्फ वाराणसी और मिर्जापुर मंडल में बीजेपी के परफॉर्मेंस को देखें तो स्थिति और साफ हो जाती है। आजमगढ़ मंडल की लालगंज सीट 2019 में बीजेपी हारी थी। इस चुनाव में भी यहां हार मिली। आजमगढ़ सीट को बीजेपी पिछले चुनाव में जीत नहीं पाई और इस बार भी रिजल्ट वही रहा। घोसी में पिछली बार की तरह ही बीजेपी कमल नहीं खिला पाई। 2019 में जिस बलिया को बीजेपी ने जीता था, वो इस बार समाजवादी पार्टी के खाते में पहुंच गई। यानी आजमगढ़ मंडल की 4 सीटों पर बीजेपी का सूपड़ा साफ। इसी तरह वाराणसी मंडल में बीजेपी सिर्फ वाराणसी की सीट ही जीत पाई, वो भी पीएम मोदी की वजह से, वरना मछली शहर और चंदौली को भी गंवा दिया। जबकि गाजीपुर और जौनपुर के 2019 के नतीजे बीजेपी नहीं बदल सकी। मिर्जापुर मंडल की मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, भदोही यानी 3 सीटों पर 2019 में एनडीए का कब्जा था, लेकिन इस बार रॉबर्ट्सगंज बीजेपी के हाथों से निकल गया। इसी खराब प्रदर्शन के बाद अब संघ पूर्वांचल में सक्रिय हो चुका है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का 4 दिनों के लिए गोरखपुर में होना, सीएम योगी से उनकी 1-to-1 मुलाकात और इसके अलावा संघ के स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण के साथ ही पूर्वांचल में बीजेपी की पराजय पर फीडबैक लेना भी भागवत के गोरखपुर प्रवास का एजेंडा बताया जा रहा है। बीजेपी इस बार अति उत्साह में थी। उसे उम्मीद थी कि अपने स्टार चेहरों, कार्यकर्ताओं और पन्ना प्रमुखों के
फोर्स के भरोसे इस बार वो 400 पार के गणित को बिठा लेगी। तो क्या इसी अति आत्मविश्वास ने कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के चयन और संघ बीजेपी के बीच एक बैरियर का काम किया? नतीजा ये हुआ कि बीजेपी और संघ के बीच की दूरी जमीन पर बढ़ती गई। संघ ने राजनीतिक मुद्दों या रणनीति को लेकर अपनी भूमिका और सलाहों को बेहद सीमित कर लिया। चुनावी जमीन पर संघ ने खुद को समेट लिया। बीजेपी नेताओं के साथ होने वाली बैठकों से संघ ने दूरी बना ली। नतीजा ये हुआ कि जो महत्वपूर्ण फीडबैक संघ की तरफ से बीजेपी को मिलता था वो इस बार नहीं मिला। संघ ने खुद को वैचारिक कार्यक्रमों तक ही समेट लिया। चुनावों में संघ तटस्थ रहा, लेकिन संघ की चुप्पी का टूटना और उन मुद्दों पर बोलना जो मुद्दे बीजेपी को असहज करते रहे हैं, क्या इशारा करता है? क्या संघ ये निर्णय ले चुका है कि 10 साल के बाद धीमी हुई बीजेपी की विजय रफ्तार को एक बार फिर वो तेज करने को लेकर कमर कस चुका है? अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां संघ और बीजेपी दोनों ही की स्थिति मजबूत रही है, माना जा रहा है कि वहां भी संघ का अपने आप में सिमट जाना बीजेपी के लिए भारी साबित हुआ। हालांकि इसके पीछे की वजह भी बीजेपी की तरफ से कई मुद्दों पर संघ की असहमति की अनदेखी करना भी रहा। इस बार बीजेपी को महाराष्ट्र में सिर्फ 9 सीटों से संतोष करना पड़ा, जबकि पिछले चुनाव में बीजेपी को 23 सीटें मिली थीं, यानी बीजेपी को 14 सीटों का नुकसान हुआ। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7 सीटें मिली और अजित पवार को सिर्फ 1 सीट। संघ से जुड़ी मैगजीन ऑर्गेनाइजर में एक लेख में बीजेपी को मिली चोट के पीछे की कई वजह गिनाई गई हैं, और अगर महाराष्ट्र के परिणामों के नजरिए को देखेंगे तो इसके पीछे एक बड़ी वजह अजित पवार के साथ बीजेपी के गठबंधन को भी बताया गया है। सूत्र बताते हैं कि अजित पवार को गठबंधन में शामिल करने को लेकर आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ताओं में असंतोष एक अहम वजह रही थी। यहां तक कि आरएसएस के मुखपत्र में भी ये पॉइंट करके लिखा गया है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भाजपा जब कंफर्टेबल मेजॉरिटी में थी, तब अजित पवार को गठबंधन में शामिल करके अपनी ब्रांड वैल्यू को कम कर दिया गया। तो क्या कई ऐसे फैसले जिसमें संघ की रजामंदी नहीं ली गई, बीजेपी को यूपी से लेकर महाराष्ट्र और राजस्थान तक में भारी पड़ गए? अगर देखें तो फिलहाल संघ एक आलोचक के साथ ही आगे के रास्ते तय करने को लेकर निर्णायक भूमिका की तरफ बढ़ता दिख रहा है। मोहन भागवत का गोरखपुर प्रवास भी इसी कड़ी का हिस्सा है। हालांकि संघ बार बार राजनीतिक रूप से अपनी किसी भूमिका से इनकार करता रहा है। ये जो लोग कयास लगाते हैं कि नागपुर से फोन जाता होगा और बात होती होगी, ये बिल्कुल गलत बात है। एक तो वहां काम करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता सब मेरी आयु के हैं, तो वह मेरे से सीनियर है, और संघ कार्य का जितना मेरा अनुभव है कदाचित उससे अधिक अनुभव उनको राजनीति का है। उनको अपनी राजनीति चलाने के लिए किसी के सलाह की आवश्यकता नहीं है। हम सलाह दे भी नहीं सकते। परिचित है तो हालचाल पूछते हैं, उनको सलाह चाहिए तो वो पूछते हैं, अगर हम दे सकते हैं तो हम देते हैं, परंतु उनके राजनीति पर हमारा कोई प्रभाव नहीं, सरकार की नीतियों पर हमारा कोई प्रभाव नहीं है। वो हमारे स्वयंसेवक है। लेकिन बीते 10 वर्षों के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि संघ अब कई राज्यों में बीजेपी की बड़ी आंकड़ों में दिखने वाली हार और इससे निकलते संदेश को लेकर गंभीर हो चुका है। खास बात यह है कि बीजेपी की हार पर कम से कम एक लाइन पर तो ऐसा लगता है जैसे संघ और उसके बड़े नेता एक मत हैं। वो है अहंकार वाली लाइन, क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत के बाद संघ नेता इंद्रेश कुमार ने भी यही बात राजस्थान में बीजेपी और इंडिया ब्लॉक को लेकर कही।
जिस पार्टी में भक्ति की अहंकार आया उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना थी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। हालांकि संघ की तरफ से कहा यह जरूर जा रहा है कि संघ नेता इंद्रेश कुमार का बयान आरएसएस का ऑफिशियल बयान नहीं है, लेकिन बात जुबान से तीर कमान से निकल जाए तो फिर कहां वापस आता है। वैसे 24 के नतीजों पर संघ का मुखर होकर बोलना और अब एक्शन में आ जाना ये बताने के लिए काफी है कि पराजय को विजय में बदलने के लिए संघ कटिबद्ध हो चुका है। रही बात संघ के आलोचना की तो वो बनती भी है, क्योंकि चाहे 2024 रहा हो या 2019 के लोकसभा चुनाव या फिर 2017 और 22 के यूपी विधानसभा चुनाव, संघ की सक्रिय भूमिका ने एक बड़ी विजय बीजेपी के नाम लिखी थी। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में तो संघ और बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच के कमाल के कोऑर्डिनेशन ने 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी को जीत में बदल दिया था। इसमें संघ की ओर से प्रांत टोली से लेकर विभाग कार्यवाह, प्रचारक, जिला समन्वयक, विधानसभा समन्वयक तक एक्टिव हो गए थे। वहीं संघ और बीजेपी के बीच समन्वय और सलाह विधानसभा समन्वयक से लेकर बीजेपी के प्रभारी मंत्री और राष्ट्रीय संगठन मंत्री के बीच बखूबी रही थी। लेकिन इस बार संघ की मदद के प्रश्न पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान ने क्या संघ को चुनावों से दूर कर दिया। चुनावों के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि बीजेपी आगे बढ़ चुकी है और इतनी सक्षम हो चुकी है कि उसे आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन माना जाता है। हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के चिंतन पर खड़ा हुआ संघ अपनी बात कहने में बिल्कुल भी लाग लपेट नहीं रखता। यह दीगर बात है कि 2014 के बाद संघ प्रमुख और कई नेताओं ने मोदी सरकार और बीजेपी को आलोचना के घेरे में खड़ा किया है, खासकर उन राज्यों में जहां बीजेपी सत्ता में है और मजबूती स्थिति में दिख रही थी, वहां खिसकी भगवा जमीन संघ के फिर से फॉरवर्ड स्टेप लेने की एक बड़ी वजह बन चुकी है। और संघ के एक्टिव हो जाने का सीधा अर्थ है उन भावार्थों पर सटीक और गंभीर काम जो 24 के जनादेश में बीजेपी को मिले हैं, और बीजेपी हाईकमान की नजर उस भावार्थ को डिकोड नहीं कर सकी है। बीजेपी की कम सीटों के आने के पीछे की वजह जो मोटे तौर पर संघ के नेता बता रहे हैं वो है अहंकार। तो क्या इसी के चलते टिकट वितरण में मनमानी हुई, जमीनी स्तर पर उम्मीदवारों के मिले फीडबैक की अनदेखी हुई, संघ से संवादहीनता भी एक बड़ी वजह रही, दलित वोटर्स को न साध पाना और बीजेपी कार्यकर्ताओं का निश्चिंत होकर बैठ जाना भी वजह रही। ये भी कहा जा रहा है कि स्थानीय नेतृत्व के सुझाव को दरकिनार करना भी बीजेपी को भारी पड़ा। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। करीब 50 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी 50,000 या उससे कम मार्जिन से हारी। 240 के आंकड़े पर टिक गई बीजेपी के लिए अब संघ का कड़क हो जाना निरर्थक नहीं है, क्योंकि इन चुनावों में 2014 के बाद खड़े हुए वो दुर्ग भी हिले जहां कम से कम राम लहर में तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। राजस्थान का हाल देखिए, जहां की बागडोर कुछ महीने पहले ही जनता ने बीजेपी को सौंपी थी, लेकिन वहां हाल ये रहा कि सभी 25 सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर गिरा। बीजेपी को 49.26% वोट मिले, जो पिछले चुनावों से 9.16% कम रहे। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को 10 सीटों का नुकसान हुआ, तो वहीं कांग्रेस को 37.91% वोट मिले, जो 2019 के मुकाबले 3.32% ज्यादा थे। कांग्रेस को 8 सीटों का फायदा हुआ।
माना ये जा रहा है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में बीजेपी की हुई दुर्गति के पीछे संघ का चुनाव से दूरी बना लेना भी है। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि संघ हार की समीक्षा के साथ ही उन वजहों पर फौरन काम करने में जुट गया है। इसके साथ ही उसका रोड मैप तैयार भी कर रहा है। संघ बीजेपी की पराजय की समीक्षा और विश्लेषण कर भविष्य की रणनीति बनाने को लेकर आगे बढ़ चुका है। इसलिए भी संघ प्रमुख मोहन भागवत का गोरखपुर प्रवास वास्तव में यूपी की हार पर जमीनी फीडबैक लेने से जोड़कर भी देखा जा रहा है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से जो बातें हैं वो ये कि संघ ने कौशाम्बी, सीतापुर, रायबरेली, कानपुर, बस्ती, अंबेडकर नगर, जौनपुर, प्रतापगढ़ सहित प्रदेश की करीब 25 सीटों के उम्मीदवारों पर अपनी असहमति जताई थी। उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी को संघ से दूरी भारी पड़ गई। जिलों में न तो संघ और बीजेपी की समन्वय समितियां दिखी और न ही डैमेज कंट्रोल के लिए बैठकें हुई। इतना ही नहीं, बड़े पैमाने पर दूसरे दलों के नेताओं को बीजेपी में शामिल करने या एनडीए का हिस्सा बनाने को लेकर भी संघ असहमत था। कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते। तब आप चुप रहे, सत्ता के मजे आप भी लूट रहे थे। हर जिले में, हर राज्य में आरएसएस के कार्यालय बन रहे थे, तब तो आप चुप रहे। अब जब लग रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत, तो बोलने आ गए। कौन सुन रहा है? पहले मोदी जी सुन ले उनको, फिर हम सुन लेंगे। सच ये है कि 2014 के बाद से अब तक संघ की भूमिका कांग्रेस को सत्ता के शून्य में भटकाने में बड़ी रही है, क्योंकि जमीनी स्तर पर संघ कांग्रेस के सेवा दल से कहीं ज्यादा मजबूत और असरदार रहा है। संघ परिवार में 80 से ज्यादा आनुषंगिक संगठन हैं। इनमें 36 संगठन राष्ट्रीय स्तर के हैं। दुनिया के करीब 40 देशों में संघ सक्रिय है। मौजूदा समय में संघ की 56,569 दैनिक शाखाएं चलती हैं। करीब 13,847 साप्ताहिक मंडली और 9,000 मासिक शाखाएं चलती हैं। देश की हर तहसील और करीब 55,000 गांवों में संघ की शाखा लग रही है। देश भर में संघ के करीब 90 लाख स्वयंसेवक हैं। बहरहाल, पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, फिर संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में चुनावी नतीजों पर विश्लेषण और इसके बाद संघ के जाने माने नेता इंद्रेश कुमार की टिप्पणी के बाद प्रश्न संघ बीजेपी के संबंधों को लेकर भी उठे। हालांकि इंद्रेश कुमार ने अपनी टिप्पणी पर सफाई दे दी है। देश का वातावरण इस समय में बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं और तीसरी बार की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है। देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, यह विश्वास जन जन में जागृत हुआ है और ये विश्वास फले फूले, इसकी शुभकामना करते हैं। 31 अगस्त से 2 सितंबर तक आरएसएस समन्वय समिति की बैठक होगी। 24 के परिणामों को लेकर संघ का एक्टिव होना बताता है कि संघ बीजेपी के हार के पीछे की लौकिक और अलौकिक दोनों ही वजहों की समीक्षा को लेकर कटिबद्ध है। संघ के नेताओं की भाषा बीजेपी हाईकमान को कड़वी लग सकती है। तो क्या संघ ये तय कर चुका है कि मर्ज बढ़े इससे पहले कड़वी दवा दे दी जाए, ताकि 10 वर्षों में गढ़ा गया भगवा दुर्ग यूं ही न फिसल जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।